हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टर्म 1 का जो सीबीएसई के द्वारा इश्यूड सैम्पल पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2021 एंड 22 के लिए जो सीबीएसई वो 2 टर्म में एग्जाम ले रहा है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। और टर्म 1 जो है उसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं जिनकी टोटल मार्किंग 35 मार्क्स की होगी और 90 मिनट का जो पेपर है वो होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे गिवन है। सेक्शन ए है 25 क्वेश्चंस कैरी करता है और आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन हैं, 20 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं। और सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं और कोई भी किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपके पास बनते हैं 45 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे 45 के 35 मिलेंगे। इसका मतलब आपका जो 1 क्वेश्चन है वो 0.77 का क्रेडिट रखता है। इतने मार्क्स जो हैं आपको 0.77 एक क्वेश्चन के मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उनमें से आपको ओवरऑल कोई भी 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 25 में से कोई भी 20 करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मोर देन 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देन ओनली फर्स्ट 20 विल बी कंसिडर्ड फॉर द इवेलुएशन। और उसके बाद के क्वेश्चन जो है वो इवेलुएट नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको वो सिर्फ वही 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है। उसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं आप सारे कर सकते हो, बट ध्यान रखना पहले 20 वही करने हैं जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं आंसर में। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। एमसीक्यूज को सोल्व करने का एक आसान सा तरीका ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप ये देख लो कि गलत कौन कौन सा आंसर है। आप गलत को ढूंढो, सही अपने आप बच जाएगा। तो सबसे पहला जो आंसर हमारे सामने आता है, दे डोंट क्रॉस ईच अदर। ये तो प्रॉपर्टी होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या क्रॉस करते हैं कि नहीं करते, ये प्रॉपर्टी होती कि नहीं होती, तो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तरह, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब हमारा जो पहला आंसर है ये नहीं हो सकता। नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस दैम इज 0। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन दैम इज 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बोलता है रेट ऑफ चेंज पोटेंशियल का 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस, अगर ये सरफेस है, यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, इसीलिए तो इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का इस पॉइंट का आप चेंज निकालेंगे तो 0 आने वाला है। तो ये आंसर भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर कर लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जैसे आउटवर्ड होती है, नॉर्मल आउटवर्ड होती है। अगर आप इसी यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस आप ये ले लेते हो तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, मतलब ये यूनिफॉर्म है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R²। इसका मतलब हर पॉइंट के लिए R की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म, अगर मैं यहाँ लूँगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे उतना ही होगा, यहाँ भी इतना। और इनका अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो स्फीयर्स बनेगी, इनका सेंटर यहाँ पे लाई करता है इस पॉइंट पे, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ये होते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसने पूछा क्या था, नोट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी है तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लास्ट में जो बच गया कौन सा, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ये जो है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 2 पॉइंट चार्ज +8 कूलम एंड -2 कूलम are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The point on x axis at which net electric field is 0 due to these charge is। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसको आप यहाँ से पहले इसको ड्रॉ कर लें, फिर आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है कि x एक्सिस के ऊपर है, तो ये मैंने मान लिया ओरिजिन पॉइंट मान लिया यहाँ पे, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ था +8 कूलम और दूसरा चार्ज रखा हुआ है -2 कूलम। और जो -2 कूलम रखा हुआ है ये तो रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे, और -2 कूलम रखा हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। अब इसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा। तो आप सपोज करके देखिए, अगर आप यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करते हो
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव कारण जो होता है वो आउटवर्ड होता है, नेगेटिव कारण इनवर्ड होता है, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं। तो इन दोनों के बीच में, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करते हो, सपोज करो मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिया यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का तो फील्ड हो जाएगा इनवर्ड और पॉजिटिव का फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, इसको मैं ई पॉजिटिव बोलता हूँ, इसको ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव और नेगेटिव का मैग्नीट्यूड अगर यहाँ पे इक्वल हो जाता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। और कैन बी जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड इनका बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट था इसको सपोज करो ये एक्स डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया हमने। ओके, अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका ई पॉजिटिव जो निकलेगा, फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सपोज करो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे आपके पास क्यू की वैल्यू है 8k क्यू हो जाएगा, क्यू हो गया 8q इंटू के और डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आप यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस देखेंगे, तो ये तो l था, यहाँ तक तो l था। इस डिस्टेंस को सपोज करो मैंने मान लिया x तो नहीं मान सकते, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर x मान लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास l प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक की अब कंटिन्यूस डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगी l प्लस एक्स के बराबर। ई नेगेटिव जब आप कंसिडर करेंगे, ई नेगेटिव फॉर्मूला वही के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव के कारण था, ये नेगेटिव के कारण है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2k डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों के दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तभी फील्ड जीरो होगा, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू होना चाहिए ई नेगेटिव। तो यहाँ से हमें मिलता है 8k डिवाइड बाई l प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि जैसे यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस का साइन क्यों नहीं लिया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस का साइन क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसकी डायरेक्शन लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। अगर अब देखो सोल्व करते हैं, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 4, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, उसके बाद दोनों तरफ रूट ले लो तो आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाई l प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। सोल्व करेंगे आपके पास आएगा 2l प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आया, नहीं 2l प्लस 2x नहीं, आपके पास क्या आया, ये था l प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x था ना। सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू l प्लस एक्स। फर्दर सोल्व करते हैं तो l की वैल्यू कितनी आती है, x आती है। l की वैल्यू कितनी आई, x, मतलब x जो हमने कंसिडर किया था वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, l के बराबर है। इसका मतलब यहाँ से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेके और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, l प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू l प्लस l दैट इज इक्वल टू 2l। सो राइट आंसर इज, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, 2l, 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले आपको जितना यहाँ तक समझ में आ वही लेना है। पैरेलल टू द फील्ड रखा है, इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है, 0 है, थीटा 1 कितना है, 0। उसके बाद द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय द 90 डिग्री, थीटा 2 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री होगा। वर्क डन पूछा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है डाइपोल में, वो होती है माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, यही फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ से क्या देखते हैं कि जो थीटा 1 है वो तो है 0 और थीटा 2 है वो 90, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को PE से, इसको हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो वर्क डन है आपका, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस PE, P फॉर डाइपोल मोमेंट एंड E फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अल्टीमेटली स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द वर्क W। सो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, PE। 2 इज द सेकंड इज द राइट आंसर, PE। क्वेश्चन नंबर 4,
3 capacitors 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are joined in series with each other. The equivalent capacitance is, देखिए जब सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटेंस को तो 1/Cp का फॉर्मूला आपके पास आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 कैपेसिटर्स आपके पास यहाँ पे थे तो 1/Cp आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम सभी का कितना आया 6, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 और ये आपके पास होया 6 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो Cp की वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइक्रोफेराड। Cp हुआ 1 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ये है और दूसरा ये है, और जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। आर एट ए डिस्टेंस आर बिटवीन दैम एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कितना लगता है, F लगता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस R विल बी। तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F नोट डिवाइडेड बाई Fm, where F naught is the force between the particles or the charged particles in vacuum and Fm is the force in the medium। अब यहाँ पे F naught आपको पूछा है कि वैक्यूम में फोर्स कितना होगा, तो होगा K टाइम ऑफ F मीडियम। किसके बराबर होगा, K टाइम ऑफ F मीडियम। तो मीडियम का फोर्स कितना था, F था, और K कितना था 5, तो आंसर आ गया 5F। फर्स्ट इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ। All the charge whether inside or outside Gaussian surface contribute to the electric flux। गलत है, सही नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, मान लीजिए कोई क्लोज पाथ है और यहाँ पे चार्ज है +Q -2Q और बाहर की तरफ है +Q, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है वो सिर्फ ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस है या कोई भी क्लोज पाथ है, आपका पाथ नहीं बोलेंगे एक्चुअली सरफेस ही बोलेंगे, तो ये कोई भी क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करता है, इसके आउटसाइड वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये जो पहला है ये क्या बोलता है कि वेदर इनसाइड और द आउटसाइड बोथ कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब गलत है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये ज्योमेट्री पे डिपेंड भी नहीं करता। कंडीशन ये है कि जो सरफेस है ना, सरफेस वो गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बस इसकी यही कंडीशन है। उसकी शेप कैसी है डजेंट मैटर। आपने देखा होगा कहीं हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हुए सिलेंड्रिकल सरफेस मान रहे थे, कहीं स्फेरिकल सरफेस मान रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया हो इसकी जो एप्लीकेशंस करते थे ना, तब हम ऐसे सरफेस कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे बात ये हुई कि ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी गलत है, गॉस थ्योरम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम नहीं करती, सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करती है। तो लास्ट में जो बच गया हमारा सही आंसर बचा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय द बैटरी V volts। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज of dielectric constant K is inserted between the plates। Potential across the plates of the capacitor will become। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका पूरा जो डिटेल्ड डेरिवेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आपको देख लें। मैं इसका यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो जब बैटरी हटा देते हैं तो जो चार्ज होता है ना Q, चार्ज Q होता है, Q वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। चार्ज क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट। उसके मतलब चार्ज जब बैटरी जुड़ी हुई थी तब था, उतना ही रहेगा। उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो निकालते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब Q कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब Q इनिशियल दैट इज इक्वल टू Q रहेगा Q फाइनल। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q होता है CV और उसके बाद ये क्या हो जाएगा C डैश V डैश। C डैश V डैश का मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस C डैश हो जाएगा और पोटेंशियल V डैश हो जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल है CV। C डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, C डैश होता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद K इंटू C, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके K टाइम हो जाती है। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा K और इंटू क्या हो जाएगा C, और V डैश को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, V डैश की वैल्यू हो जाएगी बाई ओरिजिनल पोटेंशियल डिवाइड बाई K, ओरिजिनल पोटेंशियल डिवाइड बाई K। तो कौन सा आंसर आएगा, V बाई K। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, तो सेल का मेजरमेंट करने का जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, वोल्ट मीटर है या एमीटर है। तो देखिए जो वोल्ट मीटर है तो वो भी वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, बट आउट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर इज द बेस्ट। और इसका रीज़न ये है बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दी सेल, इसलिए ये जो भी मेजर करेगा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू मेजर करेगा। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन होगा, पोटेंशियोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल इसका मतलब रेसिस्टिविटी दोनों की क्या है, सेम है, रेसिस्टिविटी सेम है। कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करे हुए हैं दोनों के दोनों, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इफ़ द लेंथ ऑफ एंड रेडियस ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ, अब देखो यहाँ पे L1 डिवाइड बाई L2 आपके पास गिवन है 3/2 और जो रेडियस का रेशो है R1 बाई R2 वो आपको गिवन है 2/3। देन रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी, तो जो वायर्स में जो करंट पास होगा उसका आपको रेशियो बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, सिंपली आप ऐसे बता सकते हैं कि दो वायर हैं, इन दोनों वायर को इस प्रकार से हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। सपोज करो इसमें करंट जाता है I1 और इसमें करंट क्या चला जाता है I2। सो I1 बाई I2 का रेशो क्या होगा, I1 डिवाइड बाई I2। आपको पता है IV बाई R होता है, तो V डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा V डिवाइड बाई R2। ये रेशियो आपके पास आएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। अब R2 बाई R1 का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, R2 का फॉर्मूला, तो आपके पास हो जाएगा रो L2 डिवाइडेड बाई A2 और R1 का हो जाएगा रो L1 डिवाइड बाई A1। यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलता है I1 डिवाइड बाई I2 का जो रेशियो हमारे पास आया वो हमारे पास आया L2 डिवाइड बाई L1 इंटू A1 को हम लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर और A2 को लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यह आपके पास आया L2 डिवाइड बाई L1 और इंटू R1 डिवाइड बाई R2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए L2 बाई L1 आपके पास 2/3 है, तो इसको वैल्यू को रख देंगे 2 डिवाइड बाई 3 और R1 बाई R2 है 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 9, तो आपके पास आएगा 8 डिवाइड बाई 27। I1 बाई I2 का जो रेशियो है 8/27 है, 8/27 थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए जो कंडक्टर्स होते हैं उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है फॉर द इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, और कंडक्टर्स का क्या होता है वो इंक्रीज होता है। तो इसमें से देख लीजिए आप सही आंसर कौन सा बनेगा। पहले में लिखा है इंक्रीज फॉर द बोथ, गलत है। डिक्रीज फॉर द बोथ, ये भी गलत है। इंक्रीज फॉर द कंडक्टर्स, डिक्रीज फॉर द सेमीकंडक्टर्स, ये सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ में क्या है, डिक्रीज फॉर द कंडक्टर, गलत हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बिकॉज दे हैव, आंसर में क्या है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पहला ही आंसर सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेसिस्टिविटी का वो लो होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम इंक्रीज होता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता रेजिस्टेंस इनका, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनका बहुत हाई होता है, इसीलिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हीट एच इज डेवलप्ड इन इट। हीट डेवलप्ड होती है, हीट डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू I²RT फॉर्मूला होता है, ठीक है। इफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, यहाँ ध्यान देंगे, उसमें जो अनदर वायर है उसका रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R डैश वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा रो L कितना बोला, डबल द लेंथ बोला है, सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, लेंथ ट्वाइस कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, इसका मतलब एरिया बनेगा पाई R² R डबल कर दिया मतलब ये हो गया 4R²,
रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आएगा आर डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसको यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल का हाफ हो गया है। तो इसकी जो हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी, एच डैश में निकाल लेता हूँ। एच डैश हमारे पास होगी आई स्क्वायर, सेम करंट वगैरह जा रहा है, सिर्फ मटेरियल भी सेम था, लेंथ और रेडियस चेंज की थी तो आर बदलेगा उससे। आर की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, आर बाई 2, आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई, आर बाई 2 इंटू टी, मतलब आपके पास क्या हो गया एच बाई 2। और एच जो है ओरिजिनल हीट है वो हो जाएगी 2 टाइम ऑफ एच डैश। ओरिजिनल वायर यूज देन द हीट डेवलप्ड इन इट विल बी, हीट डेवलप्ड कितनी हो जाएगी, एच बाई 2 हो जाएगी। एच बाई 2 आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across the conductor is increased to 2 volt, then its and temperature kept constant, the drift velocity of the free electrons in the conductor will, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vd का फॉर्मूला हमारे पास होता है E V टो डिवाइड बाई ml। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो E का वैल्यू है E कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट से रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, लेंथ है वो भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई पोटेंशियल की। पोटेंशियल को हमने 2 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज टू 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज टू 2 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट था तो हमने क्या कर दिया 2 वोल्ट कर दिया, या जितना भी था हमने 2 वोल्ट कर दिया। तो 2 वोल्ट कर दिया तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल 2 का आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डबल आ जाना चाहिए। रिमेन द सेम गलत है, बिकेम हाफ गलत है, बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ठीक है, थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, देखिए इस कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का है सीबीएसई सिलेबस में, वैसे तो डिलीटेड सिलेबस में है, यहाँ पता नहीं सीबीएसई ने कैसे डाल दिया सैम्पल पेपर में, फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सीरीज एंड पैरेलल की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आप देखेंगे, देखो ये पॉइंट ए, इसको मैं पॉइंट ए में कंसिडर कर लेता हूँ, इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लेता हूँ। ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पे ये वायर देखोगे आप, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 30 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस जो कितने का है 6 ओम का है, और ये वाला जो 3 ओम का है, ये सारे के सारे एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊँ तो पहला ये हमारे पास हुआ 3 ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा हुआ हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस, और तीसरा हुआ हमारे पास ये 30 ओम का रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे इस एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है 3 ओम वाला और ये जो 6 ओम वाला है, ये एक पॉइंट पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो इन दोनों को हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगता है जो 30 ओम को कनेक्ट करता है आगे जाके, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देंगे जो 30 ओम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8 ओम। अब एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियरली पता लगता है कि 6 और 3 किस में हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो 6 और 3 का पैरेलल कम्बिनेशन आपके पास हो जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6, और इसके साथ 8 ओम सीरीज़ में है तो प्लस कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके पास कितना हो गया 18 डिवाइड बाई 9 + 8 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10 ओम। इसका मतलब इतना जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 10 ओम। 10 ओम जो है वो 30 के साथ फिर से पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल कम्बिनेशन निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 10 × 30 डिवाइड बाई 10 + 30 कितना हो जाएगा 40। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास कितना बचेगा 30 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम। 7.5 ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट। क्वेश्चन नंबर 15, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज एम्पियर मीटर पर न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एंड फोर्थ है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो राइट यूनिट है, राइट आंसर जो है वो है सेकंड वाला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बाउंडेड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू, किस लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन हैं रिड्यूस स्ट्रेसेस, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए, ताकि जो कॉइल होती है वो मीन पोजीशन पे इस प्रकार से लेफ्ट राइट वाइब्रेट ना करे, वो जिस पॉइंट के ऊपर उसी के ऊपर एग्जैक्ट टिकी रहे। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर है वो बाउंड किया जाता है एक मेटल फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17,
2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर ऑफ द साइड ए। देखिए हमने एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड कितनी है, ए साइड का हम एक स्क्वायर बनाते हैं। हमने एक स्क्वायर बनाया, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड का मेजरमेंट कितना है ए, और एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर, एंड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, दे आर कैरिंग द सेम करंट, रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताओ। देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। इसको मैं 1 शेप नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 शेप नाम दे देता हूँ। इसका मतलब आपके पास जो m1 डिवाइडेड बाई m2 आएगा वो आएगा a1 डिवाइड बाई a2, क्योंकि आई तो दोनों सेम है, क्या आएगा a1 बाई a2। a1 बाई a2 का फॉर्मूला लिखो आप। देखो a स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर साइड इंटू साइड, और ये सर्कल है, सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आपका रिजल्ट आया ए स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, जबकि रिजल्ट में ए और आर कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ए और आर के बीच में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि लेंथ सेम थी, लेंथ दोनों वायर की सेम थी, इसका मतलब जो पेरीमीटर है स्क्वायर का और सर्कल का वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो पेरीमीटर स्क्वायर का होता है फॉर ए इट मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर, और यहाँ से ये तो होगा 2। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है, पाई इंटू आर के बराबर आई। ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे ए की जगह तो आपके पास ये आएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और ये ए की वैल्यू 2 थी ना तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा ना। ये ए इज इक्वल टू पाई आर डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। पाई से तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, पाई डिवाइड बाई 4। आंसर कितना है, पाई डिवाइड बाई 4। पाई डिवाइड बाई 4 थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है बी एच है दैट इज √3 टाइम ऑफ बी वी। द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस इज, डिप एंगल की वैल्यू बतानी है तो हमें पता होता है कि जो टेंजेंट डेल्टा जो डिप एंगल है वो होता है बी वर्टिकल डिवाइड बाई बी हॉरिजॉन्टल। बी वर्टिकल डिवाइड बाई क्या होता है, बी हॉरिजॉन्टल होता है। ये जो बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू √3 टाइम ऑफ बी है, तो ये आपके पास 1/√3 आएगा, और आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट इनवर्स 1/√3, और ये होता है किसके ऊपर, ये होता है आपके पास π/6 के ऊपर। किस पे होता है, π/6 की वैल्यू होती है ये। क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जोग्राफिकल एक्सिस एट ए प्लेस इज, डायरेक्ट डेफिनेशन है। ये जो मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 coils are placed close to each other, the mutual inductance of the pair of the coil depends upon। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, अगर 2 पेयर को हम रखते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट वाला भी ठीक नहीं है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ओरिएंटेशन ये ठीक है। कौन सा है, ये आंसर बिल्कुल सही है, रिलेटिव पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये जो 2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें क्योंकि हमारे पास राइट आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप साइड L एंड द रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड। द मैग्नेटिक इंडक्शन B constant in time and space pointing perpendicular into the plane of the loop exists everywhere as shown in the figure. The current induced in the loop is। इसमें करंट इंड्यूस्ड कैसे होगा, आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी बोलता है कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि B भी कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो d∅/dt आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। तो फ्लक्स में कोई चेंज हो नहीं रहा है, और अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ तो करंट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल
इज गिवन बाई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है इक्वेशन से, फाई इज इक्वल टू 5t² + 3t + 16, द इंड्यूस्ड EMF इन द कॉयल एट टाइम t इज इक्वल टू 4 विल बी। तो देखिए हमारे पास जो EMF का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है -d∅/dt, ये फॉर्मूला होता है। तो d∅/dt अगर इसका हम निकालते हैं तो ये आपके पास आएगा 10t + 3, कितना आएगा 10t + 3 आएगा, ओके। और इसका क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। टाइम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो हमारे पास आएगा -40 + 3 दैट इज इक्वल टू -43 वोल्ट। तो आंसर क्या है -43 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी इन द AC सर्किट कंटेनिंग ए प्योर इंडक्टर ओनली। तो देखिए प्योर इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। आपको पता होगा XL इज इक्वल टू ω/L होता है, इसको हम लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू 2π/ν × L, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नंबर 3 है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ये वाला ग्राफ है, ये कैपेसिटर के लिए ध्यान रखना, अगर कोई अलग से क्वेश्चन आ जाए। कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ωc होता है, एक्सीज होगा 1/2π/ν आएगा। इसका मतलब जो XC होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, कैपेसिटर के लिए है। अगर कैपेसिटर होता तो हम ये वाला ग्राफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए 20 वोल्ट AC वोल्टेज अप्लाई टू ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस एंड ए कॉयल विद नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक इस प्रकार से रेजिस्टेंस है और एक कॉयल है, मतलब एक इंडक्टर है, और वो 20 वोल्ट AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो AC सप्लाई है उसकी वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट है, वो ऐसे सर्किट में कनेक्टेड है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट द वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल इज। रेजिस्टेंस की वोल्टेज हमें दे रखी है 12 वोल्ट है। तो देखिए जो LC सर्किट हो गया, LC सर्किट के जो इफेक्टिव वोल्टेज होती है V, उसका फॉर्मूला होता है √V²L + V²C। आप जनरली यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, अगर ये 20 है तो पूरे सर्किट में इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो कहीं आप इसको 8 मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो इंडक्टर है ये इंडक्टर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है वो लैग करके चलती है, इनमें फेज रिलेशन होता है, तो हमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी पड़ती है, डायरेक्ट ऐसे एडिशन नहीं करेंगे हम, ओके। तो यहाँ से देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। V की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, V की तो वैल्यू हमारे पास 20 है, दैट इज इक्वल टू √V²L और V²R था ना, ये V²L हमें पता नहीं, और R है, R कितना 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा 144। सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ तो हो जाएगा 400, दैट इज इक्वल टू V²L और प्लस 144, और V²L इज इक्वल टू हो गया 400 - 144, दैट इज इक्वल टू ये आया आपके पास 6, 9 में से 1 गया तो कितना आया 5, 3 में से 1 कितना गया 2, 256 16 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास VL जो आप इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 16 वोल्ट आएगा, मतलब ये वोल्टेज है वो 16 वोल्ट है। और क्वेश्चन नंबर 25 इसका है, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ EMF एंड द करंट इन ए सीरीज सर्किट R, E इज इक्वल टू E0 sin ωt तो EMF है, और करंट है I इज इक्वल टू I0 sin ωt + π/3 रिस्पेक्टिवली, देन इट इज़। अगर ये ऐसा है तो ये कौन सा सर्किट हो सकता है। देखिए नेसेसरली RL सर्किट, नेसेसरली RC सर्किट और नेसेसरी LCR सर्किट, कैन बी RC और LCR सर्किट। तो आप एक बात ध्यान से देखें तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि करंट लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है ना। तो अगर L सर्किट होता तो L सर्किट में तो वोल्टेज आपको देखो, एक आपने ये पढ़ा होगा ना, ये VL होता है, ये VR होता है और ये VC होता है और करंट इधर होता है। तो आप देखते हो कि कैपेसिटर का अगर केस लेते हो तो करंट लीड करता है, इंडक्टर का केस लेते हो तो वोल्टेज लीड करती है। यहाँ पे करंट लीड में है, इसका मतलब L तो हो ही नहीं सकता, तो RL तो नहीं हो सकता, RC हो सकता था और ये LCR भी हो सकता था, है ना। तो नेसेसरली RC और नेसेसरली LCR नहीं बोल सकते, दोनों का कम्बिनेशन है। तो आंसर आएगा कैन बी RC और LCR। ये RC सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि अगर RC सर्किट है तो भी I करता है, और अगर C डोमिनेटेड सर्किट है तो नेट जो आपका EMF आएगा वो कुछ ही साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा नेट EMF,
तो भी जो करंट है वो लीड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आइदर आरसी सर्किट है और एलसीआर सर्किट है। ये तो हमने सोल्व किया सेक्शन 1 के 25 क्वेश्चन है, और आपको यहाँ से इस बात का ध्यान रखना है कि 25 में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ओके, इसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।